amongst you, इतने सारे यंग फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं. आई एम फुल ऑफ enthusiasm even in this age of 77 years. I was thinking to join you since last 5-6 years. जब अतर सिंह जी ने मुझे पहली बार बताया था तो मुझे बैक की कुछ प्रॉब्लम आई, अपोलोजाइज, और मैंने कहा कि जब भी मैं ठीक हुआ तो मैं आपसे और आपके स्टूडेंट से सबसे अवश्य मिलूंगा. So I'm really delighted to be amongst you. So आपके साथ साथ मैं आपके जो गुरुजन हैं, आपके टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग अतर सिंह जी, कुछ के तो नाम मैं भूल गया हूँ. आपके फिजिक्स टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर्स, केमिस्ट्री टीचर्स, उन सबको मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द ट्रेनिंग एंड द कल्चर दे आर गिविंग टू यू. जैसे ही मैं आया यहाँ पर, आपका अफेक्शन देख के मैं, चूंकि आपसे पहली बार मिल रहा था, तो डेफिनेटली योर टीचर्स के साथ आपके कितने रेस्पेक्टफुल रिलेशन है वो दर्शाता है जो आपने. ये मैं एक घटना आपको अपने प्राइमरी सेक्शन की बताता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने विलेज बैकग्राउंड से निकल के जो एजुकेशन पाई या प्रेरणा ली वो सब टीचर्स की वजह से थी. और आज टीचर्स डे है तो मैं अपने सभी पुराने टीचर्स को, स्पेशली उनमें से जो मैं मेंशन करूँगा, उनको धन्यवाद देता हूँ, ओमेज प्रकट करता हूँ. तो एक घटना में प्राइमरी सेक्शन की अपनी बताता हूँ. हमारे हेडमास्टर बहुत सख्त स्वभाव के थे. इट वाज ए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल. आई एम टॉकिंग ऑफ 56-57. हम सभी स्टूडेंट्स 5th क्लास में थे. उनको सिर्फ हेडमास्टर ही पढ़ाते थे और वो बहुत सख्त थे. ही यूज्ड टू बीट विद स्टिक्स. तो हम लोग परेशान थे. तो हमने सबने सलाह मिलाया कि ऐसे आदमी के पास जाया जाए जिनकी हेडमास्टर जी बहुत सुनते हैं. तो हम में से एक स्टूडेंट, एक बच्चा, उसके फादर मुरादनगर टाउन में, हम थे मुरादनगर में, उनकी काफी बड़ी दुकान थी. सो ऑल ऑफ अस वेंट टू द शो टू हिज फादर. और हमको ये लगा कि उनके फादर यदि आए स्कूल में, टीचर को बताएंगे कि आप बच्चों से सख्ती से पेश मत आइए, ये अपनी यथास्थिति पढ़ाई कर रहे हैं तो उतने से ही सेटिस्फाई हो जाइए. उसके बाद में शायद हेडमास्टर जी की हिम्मत नहीं होगी कि हमको वो छड़ी से पीटें. जब हम सब उनके पास दुकान पे गए तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा मास्टर जी से मिलने. वो नेक्स्ट डे हम क्लास में बैठे थे, हमारे हेडमास्टर जी हमें पढ़ा रहे थे, दरवाजा खुला था तो सामने से हमें आते दिखाई दिए. तो सभी बच्चे बहुत खुश थे, इसलिए आज के बाद तो हेडमास्टर जी हमको नहीं मारेंगे. हमने देखा कि जैसे ही वो कमरे में एंटर हुए, क्लासरूम में एंटर हुए, तो मास्टर जी के सामने दंडवत लेटे. पहले जैसे ही वो दंडवत लेटे, हम सब बच्चे हक्का बक्का रह गए कि ये तो उल्टा ही मामला हो गया. और तो दंडवत लेट के उन्होंने प्रणाम किया. मास्टर जी ने उन्हें उठाया और उठा के बोले, तुम्हारा बच्चा तो तुम जितना शैतान नहीं है, तुम ज्यादा शैतान थे. यानी मास्टर जी ने बता दिया कि इनको भी मैंने ही पढ़ाया है. और उसके बाद में हमारी कभी ये हिम्मत नहीं हुई
कि हम मास्टर जी के अगेंस्ट कुछ सोच भी सकते, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड थे उनके पिताजी ने अपने एक्टिविटी से ये बता दिया कि ये तो मेरे इतने ज्यादा मैं इनकी, आप लोगों को भी करनी चाहिए, ये गलत बात है कि आप इनकी शिकायत लेके मेरे पास आए। ये बात उन्होंने शब्दों में नहीं कही, अपनी एक्टिविटीज से उन्होंने ये बात बता दी। तो ये कल्चर उस समय की थी। आज की चीजें, आज की आपकी भावनाएं देख के मुझे काफी लगा कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में अभी भी गुरु के प्रति काफी श्रद्धा है। ऐसा नहीं है कि और मेरे तो जो भी प्राइमरी में या जूनियर हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में, मेरा थ्रू आउट हिंदी मीडियम से ही, आई स्टडीड थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम एक्सेप्ट कमिंग इन बीएससी एंड एमएससी। तो एक दूसरे टीचर जिनको मैं बहुत याद करता हूँ, वो 8th क्लास में उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया और हिंदी पढ़ाई, और वो क्लास में इस तरह से बात करते थे जैसे बराबर के उम्र। उसी दौरान एक दिन उन्होंने कहा कि आज मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको कुछ और बताऊंगा। और जो उन्होंने कहानी सुनाई वो हमें आज भी याद है। उस समय हमें उतनी समझ में नहीं आई, तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया, क्योंकि वो भी गांव से आते थे, साइकिल पे आते थे, हम लोग भी गांव से आते थे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक दिन आप सड़क पे आ रहे हैं और को सड़क के किनारे एक आलू पड़ा मिला, थोड़ी दूर चले दूसरा आलू पड़ा मिला, उसके बाद 20 कदम चले तीसरा आलू पड़ा मिला। तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि किसान ने बोरी में भर के बैलगाड़ी में आलू मंडी ले जा रहा था, उस बोरी में किसी बोरी में छेद हो गया, किसान को पता नहीं चला, वो आलू निकलते चले गए। यही निष्कर्ष। कहा जी? बोले फिर किसी दिन आप उसी सड़क से आ रहे हैं, लेकिन आज आपको क्या दिखाई देता है कि एक आलू यहां रखा हुआ है, एग्जैक्ट 10 कदम पे दूसरा आलू है, एग्जैक्ट नेक्स्ट 10 कदम पे तीसरा आलू है। इस तरह से आलू रखे हुए आपको मिले। आज आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? कि किसी ने आलू रखे हैं। इसका मतलब इस सिस्टमैटिक से आपने कंक्लूजन निकाला, काम किया है। आप सुबह उठते हैं, सूर्य उदय होता है, दोपहरी में सूर्य ऊपर जाता है, शाम को छिपता है, रात में तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, पौधा डेली कुछ ना कुछ बढ़ता है। ये सिस्टमेटिक्स है लाइफ में। लाइफ में सिस्टमेटिक्स है, इवन फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर बोथ। सूरज और चंद्रमा में अपनी कोई, लेकिन वो सिस्टमेटिक रूप में चल रहे हैं। पृथ्वी सिस्टमेटिक रूप से चल रही है। उस समय हमें नहीं पता था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। तब तो 7वीं 8वीं क्लास में हम सोचते थे कि सूरज ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो उन्होंने ये बताया कि पूरी नेचर में सिस्टमेटिक्स है। इसका मतलब किसी ने ये किया है, अपने आप नहीं हुआ है ये। इसका मतलब देयर इज सम पावर विच वी डोंट, लेकिन वो पावर है, उसको हमें नतमस्तक होना चाहिए। तो उस समय उन्होंने हमें बताया कि चाहे कोई किसी रिलीजन के हैं, कोई भी फेथ रखते हैं, लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं उससे पता चलता है कि कोई सुपर पावर है। तो ऐसे वो टीचर थे जिनको हम आज भी याद रखते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने हमें उस 8th क्लास में करने के लिए, अपने आप से रीजनिंग करने के लिए, बाहर की चीजें ऑब्जर्व करने के लिए, इस सब के लिए रास्ता दिखाया। प्रोबेबली वही टीचर्स थे जिनकी वजह से उस टाइम में भी, जबकि कोई फैसिलिटीज नहीं थी, 57, 58, 59 में जब हम 6th, 7th, 8th क्लास में थे, लेकिन ये सोचा कि हाँ आगे चलना है और पढ़ते रहना है। तो टीचर्स का हमारी लाइफ में, किसी भी लेवल के टीचर्स हो, प्राइमरी सेक्शन हो,
एमएससी लेवल के हों, बीटेक एमटेक लेवल के हों, पीएचडी लेवल के हों, उन सब का स्टूडेंट्स को शेप करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मदर का, फादर का तो कंट्रीब्यूशन होता ही है, वो तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके बाद में यदि किसी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है, और टीचर्स किसी भी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे स्टूडेंट मेरे से अच्छा करके दिखाएं लाइफ में, मेरे से आगे बढ़ के दिखाएं, मेरे से आगे बढ़े, तब उनको रियल सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे अभी आपके सर कह रहे थे, शायद अजय जी नाम है उनका, आपके जो डायरेक्टर हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप 1-2 साल में आपके फेस इस रूप में मुझे ना दिखाई दें, दूसरे रूप में दिखाई दें, आप दूसरी जगह पहुंचे, आप वहां पे पहुंचे, जेआरएफ बने, नेट का एग्जाम क्लियर करें, जेई में जाएं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप वहां जाएं, और आप प्रोग्रेस करके आगे बढ़ें, तभी आपके टीचर्स को गर्व होगा आप पे भी और अपने पे भी। तो ये एक तरह से आपकी भी ड्यूटी बन जाती है कि एक्सपेक्टेशंस आपके टीचर आपसे करते हैं, आप उनको फुलफिल करें, और आप करेंगे। आपके चेहरे देख के और आपकी उत्सुकता देख के, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर रहा हूं, फिजिक्स का रिसर्चर भी रहा हूं, तो मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड भी 1-2 चीज जरूर बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज तो मैं फिर ये सोचूंगा कि मैंने पूरी बात। मैं फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, क्वांटम फिजिक्स में ही रिसर्च किया है, उसी में ही रिसर्च कराया भी है, उसी में बुक्स भी लिखा है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स तो चाहे हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, बीएससी तक क्लासिकल मैकेनिक्स से काम चलता है। फिर उसके बाद जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात आती है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स के, लेकिन सिर्फ एक बात बताऊंगा, जिस बात के थ्रू आई एम श्योर कि जो फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं, उनको भी क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने अपनी बुक की पहली दूसरे चैप्टर में सिर्फ मैं इसको फॉलोइंग एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि यदि मेरे पास एक क्रिकेट की बॉल है और मैं उसको यहां से ड्रॉप करता हूं, तो आप चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, आप इजीली बता सकते हैं कि ये 1.5 मीटर चलने में कितना समय लेगी बॉल। वो एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, जो न्यूटन्स लॉ से टाइम निकलेगा वही एक्सपेरिमेंटली भी वही टाइम आता है। कंक्लूजन निकालते हैं कि न्यूटन्स लॉ ठीक है। लेकिन यदि इस बॉल की जगह एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में गिराने लगूं, मान लीजिए मैंने हवा वगैरह हटा दिया, वैक्यूम कर दिया, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन या एटम तो यदि गिराएंगे तो गिरेगा नहीं, बायोन्सी फोर्स आ जाएगी, क्योंकि गैस है, हवा है यहाँ पे। तो सपोज मैंने वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम में मैं इलेक्ट्रॉन को गिरा रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो न्यूटन्स लॉ कहते हैं कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा ये टाइम, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल नॉट डिपेंड अपॉन मास। चाहे छोटी बॉल गिराएं या बड़ी बॉल गिराएं, दोनों सेम टाइम लेंगे। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? हाँ, ये तो इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। ये न्यूटन्स लॉ के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही टाइम लेगा, लेकिन अब मैं इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं कि क्या ये वास्तव में उतना ही टाइम लेगा यहां से नीचे तक जाने में।
अब इलेक्ट्रॉन बॉल की तरह तो दिखता नहीं है, उसको देखने के लिए बॉल तो यदि अंधेरे में भी एक्सपेरिमेंट करूं तो भी मुझे पता है उतना ही टाइम लेगी, लाइट में करूं दिन में करूं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को यदि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं उसको देखूंगा, देखने के लिए मुझे लाइट बीम यूज करनी पड़ेगी। लाइट बीम जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन पे डालूंगा तो वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि फोटोन की फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगेंगी, एक फोर्स है जो नीचे ले जाएगी, दूसरी फोटोन की फोर्स है वो इसे डिस्टर्ब करेगी, और किस डायरेक्शन में ये फोर्स है ये मैं मालूम ही नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब कि बिना डिस्टर्ब किए इलेक्ट्रॉन को मैं देख ही नहीं सकता, इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, इसलिए टाइम कितना लेगा ये बता ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मैं कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम ही नहीं कर सकता कि ये कितना टाइम लेगा, इनफैक्ट कुछ भी नहीं मालूम कर सकता, फिर बात कैसे बनेगी। फिजिसिस्ट तो हार मानने वाला होता नहीं है, साइंटिस्ट तो हर चीज का सॉल्यूशन निकालना चाहता है, इसका भी सॉल्यूशन निकालेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये निकालेगा कि अब मुझे ऐसी मैकेनिक्स बनानी है कि जो ये एडिशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगी इसको भी अकाउंट में ले ले, और ये फोर्स एग्जैक्टली मालूम नहीं है तो अप्रोक्सीमेट वे में इसको अकाउंट में ले, और जैसे ही अप्रोक्सीमेट वे में अकाउंट में लेगा इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हो नहीं सकता है, वो भी अप्रोक्सीमेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब डायनेमिक्स अप्रोक्सीमेट वे में ही चलेगी, एग्जैक्ट वे में डायनेमिक्स हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का स्रोत लॉजिक से आया। ये यदि एक्सपेरिमेंट्स हमको नहीं भी बताते, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट या रेडिएशन एक्सपेरिमेंट से हम जानते हैं, या हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम से जानते हैं कि डिस्क्रीट लाइंस होती हैं, यदि ये नहीं भी पता होते तो भी सिंपली लॉजिक के बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते थे कि न्यूटन्स लॉ इज नॉट at microscopic particles, something different has to be discovered, and that is quantum mechanics. इसलिए quantum mechanics essential है to describe microscopic particles dynamics. ये एक्चुअली इस वे में यदि क्वांटम मैकेनिक्स को लिया जाए तो फिर बहुत सिंपल एंड लॉजिकल फॉरवर्ड हो जाती है। तो सिर्फ इतना ही बोलना है आपसे, क्योंकि वैसे चूंकि आज टीचर्स डे है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, आपके सर का भी आज जन्मदिन है, दोनों को बहुत बहुत बधाई है। लेकिन मैं जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे उनकी बातें इतनी याद करता हूं कि एक और आपको किस्सा सुनाए बिना मैं नहीं रह सकता। अब ये पता नहीं मेरे से कितना टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैं जल्दी बंद कर दूं या कुछ देर और बोलूं। जिस जमाने में हम स्कूल में 657, 58, उस जमाने में टीचर्स स्कूल की तरफ से जो स्कूल के टाइमिंग थे उनसे 2 घंटे ज्यादा पढ़ाते थे। हमें पता नहीं चला जब हम प्राइमरी में थे कि वो सुबह से शाम तक क्लास क्यों लेते हैं। हमारी 5 बजे छुट्टी होती थी, गर्मी हो जाड़े हो।
शाम को 5 बजे ही छुट्टी होती थी। तो वो बाद में जब हम हायर क्लासेस में चले गए तब हमें पता चला कि वो टीचर उस जमाने के थे जो 30s 40s से टीचर थे और रिटायरमेंट के वर्ज पे थे 50s में आके। वो उस जमाने में थे जिनको ऐसे बच्चों को डील करना पड़ता था जो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, जो खेती के काम में लगना चाहते हैं पढ़ाई से बचने के लिए। इसीलिए नंबर 1 उन बच्चों के साथ जबरदस्ती करनी पड़ती थी, उनको ज्यादा टाइम पढ़ाना पड़ता था। ये टीचर्स अपनी जिम्मेदारी समझते थे। तो एनीवे, तो शाम के समय 4 से 5 का समय होता था पहाड़े सुनाने का। वो टीचर स्टूडेंट्स को सीधे लाइन में खड़े कर दिया, वो पहाड़े सुनने शुरू किए। नेक्स्ट पे गए, फिर नेक्स्ट पे गए। जिसने पहाड़ा जो नहीं सुना पाया या मैथमेटिक्स आया उससे फिर आगे जाएंगे। जिसने उसका आंसर दे दिया उस लड़के से कहते थे कि बाकी के चांटे लगाओ। जो नहीं बता पाए हैं, बजाय टीचर उनको पनिश करे, उस लड़के से कहते थे चांटे लगाओ। तो जिस दिन की मैं घटना बता रहा हूं, एक लड़के ने बाकी 3 के चांटे लगाए, चौथे लड़के के बहुत धीरे से हाथ लगाया। तो टीचर ने देख लिया, बोले इसको तुमने धीरे से चांटा क्यों लगाया? इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बाकी स्टूडेंट बोले सर ये इसका दोस्त है। तो बोले ये तुम्हारा दोस्त है? बोले हाँ जी। बोले कब बना था? बोले परसों से मेरा दोस्त है। बोले कैसे दोस्त बना? बोले इसने मुझको चने खिलाए थे सुबह के टाइम और मेरे से मुझे खिलाए थे तो मेरा दोस्त बन गया। तब टीचर ने हमको ये बताया कि दोस्ती 2 तरह की होती है। एक दोस्ती होती है सुबह की शैडो, जो अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम दोपहर होती जाती है शैडो की लंबाई कम होती जाती है और दोपहर होते होते शैडो 0 हो जाती है। तुम्हारी दोस्ती इस तरह की है। दूसरी दोस्ती होती है दोपहर बाद की शैडो की तरह, जो शुरू में बहुत स्मॉल है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है शैडो लंबी होती जाती है, दोस्ती बढ़ती जाती है। बोले दोस्ती इस तरह की होनी चाहिए। तो ये सब चीजें वो टीचर, चूंकि उन्हें उनके मन में था कि बच्चों को अच्छी बातें बतानी है, ऐसी बातें बतानी है पूरी लाइफ काम आए, इसीलिए वो ये सब चीजें करते थे। इसीलिए ज्यादा टाइम भी पढ़ाते थे, ज्यादा पिटाई भी करते थे और इस तरह की बातें करते थे। इंडिया में टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत इरोजन जरूर इस कल्चर में हुआ है, लेकिन आई एम हैप्पी कि ये अभी भी यदि आप कंपेयर करेंगे बाहर की कल्चर से, बाहर के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से 1000 गुना बेटर हमारे यहाँ कल्चर है अभी भी। अतर सिंह जी इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ लगे रहते हैं, उनके साथ उनके और भी कॉलीग्स हैं। मैं चाहूंगा कि आप पूरी मेहनत करके, पूरी श्रद्धा से उनको अच्छा फल दें। वो होगा एकेडमिक के हित में भी होगा और आपके सर के हित में भी होगा। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप की कुछ क्वेरीज हो। बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन तो यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह की कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो
वैसे मैं ये कहने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा जो मैं जनरली बहुत जगह कहता हूं। आपने आपने रिचर्ड फाइनमैन का नाम तो सुना होगा। कितनों ने फाइनमैन का नाम सुना है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिचर्ड फाइनमैन जितने अच्छे रिसर्चर थे, वो नोबेल लॉरिएट थे, ये भी आप सब लोग जानते होंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशली क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही उनको नोबेल प्राइज मिला था। वो बहुत अच्छे टीचर भी थे, रिसर्चर से ज्यादा टीचर थे, सुपर क्लास टीचर। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब वो नोबेल प्राइज उनको मिल चुका था तो वो उन्होंने स्कूल में जाके फालतू टाइम में, जब वो रिसर्च करते थे यूनिवर्सिटी में, उससे जो बाकी टाइम उनके पास होता था, स्कूल में जाके लेक्चर्स देते थे। और उनका लेक्चर हॉल बहुत बड़ा था। उनका लेक्चर हॉल था जैसे आईआईटी कानपुर में लेक्चर हॉल 500-500 स्टूडेंट्स के होते हैं, ऐसे ही वहां पे 600 स्टूडेंट का लेक्चर हॉल था। पहले दिन उनको 20-30 स्टूडेंट बैठे थे, अगले दिन स्टूडेंट 100 हो गए, विद इन ए वीक सारा हॉल भर गया। और नेक्स्ट वीक विंडो के सामने स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, 600 अंदर बैठे थे, उससे ज्यादा बाहर थे। वही चीज एक्चुअली उन्होंने फाइनमैन लेक्चर्स जो सीरीज है उनकी, फाइनमैन लेक्चर्स वॉल्यूम 1, फाइनमैन लेक्चर्स वॉल्यूम 3, आप में से ज्यादातर को वो खरीदने चाहिए, चाहे आप फिजिक्स में बाद में रहें कि नहीं रहें, डजंट मैटर। क्योंकि वो लेक्चर्स जो फाइनमैन की तीनों बुक्स हैं, वो ये बताती हैं कि आपको रीजनिंग कैसे करना चाहिए। अभी मैं उसके बारे में अभी आपके पास आऊंगा कि आपकी कुछ क्वेरीज हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं उनका देना चाहता हूं। उन्होंने वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करना चाहते हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल की चीज है कि लाइट आ रही है एयर में, फिर ग्लास या पानी में वो इंक्लाइंड हो जाती है ना। क्यों हो जाती है, यहां से शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इससे हो जाती है। बोले नहीं, बोले कि इसका रीजन बताइए। तो बहुत कहने के बाद फिर वो कहते हैं हो सकता है लाइट सोचती हो कि ऐसे चलने से उसे मिनिमम टाइम में वहां पहुंच जाएगी। दिस इज ट्रू। लाइट ऐसे आ रही है फिर ऐसे हो जाती है, एक्चुअली ऐसा करके लाइट मिनिमम टाइम पे वहां पहुंचती है। ये एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा एक, आप इसको करिएगा, इसी से आ जाएगा। यहां पे वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, नीचे के मीडियम में वेलोसिटी v2 है। एंगल जो इंसिडेंस है I है, एंगल रिफ्रैक्शन का R है। तो यदि आप यहां से और नीचे तक पहुंचने में मिनिमम टाइम का क्राइटेरिया लगाएं, वेरिएशनल प्रिंसिपल, तो ऑटोमेटिकली साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 आ जाएगा। आपको कुछ मानना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे वो नहीं रुके। वो चूंकि आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे, जो बीएससी एमएससी में पढ़ा होगा, कि जो रेडियो लाइट है ये तब उत्पन्न होती है जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। कितने वो लोग हाथ उठाएं जिनको ये पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो रेडिएशन निकलता है। ठीक है। और जब ये लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज पार्टिकल पे पड़ती है तो चूंकि वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल भी ऑसिलेट करने लगता है। चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो ऑसिलेट करने लगेगा ना। इज इट ओके? चूंकि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी
और वो फोर्स ऑसिलेटिंग डायरेक्शन बदल रही है, और जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो रेडिएट करेगा। एक्चुअली यही प्रोसेस, लाइट ऐसे नहीं चलती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो जब लाइट पानी में गई या ग्लास में गई तो वहां चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस है। तो ये चार्ज पार्टिकल, स्पेशली इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑसिलेट करने लगता है और फिर री रेडिएट करने लगता है। और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मिलियंस एंड, ये तो आप जानते हैं। पानी में यदि आप 1 cc पानी का ले लें तो मिलियंस एंड मिलियंस एटम है, मिलियंस एंड मिलियंस मॉलिक्यूल है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो सारे ऑसिलेट करने लगते हैं और री रेडिएट करने लगते हैं। इसका मतलब लाइफ तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। यदि ये बताएं कि रिजल्टेंट रेडिएशन किस डायरेक्शन में जाएगा तो हमें तो सबका कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। ये किया है फाइनमैन ने। यदि फाइनमैन वॉल्यूम 2 आप पढ़ेंगे, उसका चैप्टर रेडिएशन वाला देखेंगे, उसने ये किया है और तब कंक्लूड किया है कि लाइट उस डायरेक्शन में जा रही है। ये सोचने का तरीका बताया है फाइनमैन ने। बोले हम सिंपल नहीं, हम तो जो एक्चुअल हो रहा है उसको सोचिए। तो एक्चुअल तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉन लेवल पे हो रहा है, उस पर सोचिए कि वहां पे क्या हो रहा है और उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो ये चैप्टर आप जो भी थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है वो पढ़िएगा। तो फाइनमैन लेक्चर सीरीज आप चाहे आगे एकेडमिक्स में जाएं या ना जाएं, लेकिन ये तीनों वॉल्यूम अपना अपने शेल्फ पर रखिए, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू। अब मैं आपकी क्वेरीज पे आता हूँ। सर, उस एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हम क्या टाइम पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर ऑल इवेंट्स? टाइम पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं क्या किसी भी पार्टिकल की मोशन के लिए? टाइम पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? टाइम पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ। पता नहीं, अभी तो मैं क्वेश्चन समझा नहीं हूं कि टाइम जैसा इन्होंने बताया कि पार्टिकल की मोशन हो रही है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या वहां पे हम जैसे पार्टिकल की पोजीशन तो कंट्रोल कर सकते हैं फोर्स लगा के, उसी तरह से शायद क्वेश्चन है कि क्या हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं भी ट्रिक लगा के। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत डीप है और इस क्वेश्चन पे बहुत सारा वर्क भी हो चुका है। पहला वर्क तो आप जानते ही हैं, आइंस्टाइन का ही था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि टाइम की डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। यदि आप ट्रेन में, बहुत हाई स्पीड ट्रेन में बैठे हैं तो वहां पे टाइम का फ्लो डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन ए स्टैटिक स्टेट, जो थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो एक तो इसका आंसर उस रूप में है, लेकिन वहां पे कोई फोर्स लगा के कंट्रोल नहीं हो रहा है। वहां पे आपने रेफरेंस फ्रेम को वेलोसिटी दे दिया तो स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टाइम डायलेट हो गया। ये चीज होती है, स्पेस और टाइम इंटर कन्वर्जेबल है। तो एक तो आंसर इस लेवल पे है, लेकिन दूसरा आंसर इसका ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था 2300 साल पहले, 2300 years back. This question was asked by
a Greek philosopher, Zeno, Zeno, Zeno. And his query were very many. And was कि उन दिनों सब चीज धनुष और धनुष बाण के रूप में कही जाती थी. बोले मैंने धनुष से धनुष बाण छोड़ा, वो जा रहा है, आप उसकी वेलोसिटी डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं वेलोसिटी ऐसे डिफाइन होगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. ऐसी तो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं आप. मान लीजिए वन डायमेंशनल मोशन है, x डायरेक्शन में है और t1 टाइम में x1 पे x2 पे है, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. His query was, when you say that particle is at x1 at time t1, it means it's not moving that. Let me repeat. His query was, when you say the particle is moving and now at time t1 at x1, as soon as you say it is at x1, it means it's not moving. Tell me why you say that it's at x1. As soon as it is at x1, at that moment it's not moving. And nobody could answer him. Nobody could answer him. Later on, this was called as Zeno paradox, because nobody could explain it in the way Zeno liked it. But he did not stop here. People worked on it, and people worked as to what really happens when particle is moving. And in quantum mechanics, this is known as quantum Zeno paradox. Previously it was known as Zeno paradox. In quantum mechanics, as quantum Zeno paradox. I have given half chapter to this in my book. सर एक और लास्ट क्वेश्चन है. But let me complete. Yes, let sir. me complete. So there are various different opinions whether we can control the speed at which time is passing, not the speed at which the particle is moving. No. Can we check the speed at which time is passing? And nobody knows answer to this. And therefore, in a simple way, I can say, I don't know, and probably at present nobody knows how to control time. सर एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का. सपोज किसी एग्जाम में एक बार फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है, तो उससे कैसे ओवरकम करें, वापिस से नई एनर्जी के साथ कैसे स्टार्ट करें? आप लोग ये मान के चलिए कि फेल्योर सभी के साथ होती है. हम जब रिसर्च ज्वाइन किया तो हमारे टीचर थे, आप में से हो सकता है उनका नाम सुना हो, क्योंकि लेटर ऑन वो CSIR बन गए थे. CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च. CSIR का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है CSIR? या CSIR की 40 लैब्स हैं इंडिया में, नेशनल लैब्स, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी. तो वो सभी लैब्स के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन उससे पहले वो रुड़की में थे. तो जब हम ज्वाइन किए तो उन्होंने हमें एक, और वो भी डायरेक्टली नहीं बताई, उन्होंने कहा
कि उनके टीचर, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था, तो उनके टीचर एक दिन स्टूडेंट्स के बीच में, रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में आए और ये बोले कि देखिए काम ठीक नहीं चल रहा है, ये नॉर्मल चीज है लाइफ में, रिसर्च में भी नॉर्मल है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, आप ये सोचिए कि आपसे सीनियर तो इस काम में सक्सेसफुल हो गया है, रिसर्च जिसने कंप्लीट कर ली है, तो आप ये कहिए जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, वाई नॉट मी, वाई कैन नॉट आई कैन ऑल्सो डू इट। जब वो कर लिया है, जब उसने ये काम कर लिया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो आप किसी भी एग्जाम में यदि कम नंबर आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, दोबारा आपको अपीयर होना पड़ रहा है, तो आप अपने आप को देखिए, ये सोच क्यों नहीं कर सकता हूं इसको। जब दूसरे इतने स्टूडेंट्स कर लेते हैं इसको, तो मैं भी करूंगा। तो इसमें निराश होने की कोई बात ही नहीं है। और ये फेल्योर हर एक के साथ होती है। जब स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल एमएससी में एडमिशन लेता है, वो सोचता है मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूंगा। जब रिसर्च में एडमिशन लेता है, मैं सोचता है मैं तो आइंस्टाइन के लेवल का काम करूंगा। तो वो अपनी जगह सही बात है, ये हम किसी से कम नहीं है, हम कम काम करके नहीं दिखाएंगे। तो फेल्योर तो आती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो उन्हीं फेल्योर से आपको दोबारा से हिम्मत मिलती है दोबारा से काम करने के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपके शब्द निश्चित तौर पर यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दिल और दिमाग तक गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आपको समर्पित मिर्जा गालिब का ये शेर कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका। धन्यवाद सर। मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। आप सब कभी खुश होंगे जब मैं आप सबके बीच आऊंगा। उससे कुछ बात ना हो पाई है।
सो मच, थैंक्स अ लॉट। हेलो हेलो, सभी को आवाज आ रहा है क्या? थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, मैं 10 मिनट तुमसे बात करना चाहूंगा तुम्हारे बारे में। जो जहां है वहां बैठ जाएगा, जहां जिस पोजीशन पे है, हाँ बैठ जाइए। तो तुम सब स्टूडेंट्स जो है अपने टाइम से यहाँ पहुंचे और हर साल की तरह अपने ये प्रोग्राम को तुम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इसके लिए तुम्हें सबको धन्यवाद। आज अपना टीचर्स डे है, तो हम सबके प्रथम गुरु माँ को हम नमन करते हैं, और उसके बाद की जो अपनी जर्नी है वो अपने गुरुजनों से स्टार्ट होती है। सर से मैं काफी टाइम से डिस्कस कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था यहाँ आने के लिए। सर ने अपना टाइम निकाला। कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं अदर कंट्रीज में भी, और भी अपने यहाँ भी बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो सर के एक इनवाइटेड टॉक के लिए भी तरसते हैं, लेकिन सर ने हमें यहाँ पूरा दिन दिया है, उसके लिए हम सर के बहुत आभारी हैं। और सर का जो दिया हुआ नॉलेज है को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम सर से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि जैसे सर ने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया, तो क्वांटम मैकेनिक्स का हमारे यहाँ जितने भी बुक्स हैं उनमें सर का जो बुक है वही सबसे बेस्ट है। अदर जो बुक्स मिलते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं वो फॉरेन राइटर्स का जो कुछ इंग्लिश है लैंग्वेज, उसको कुछ स्टूडेंट जो है वो कैच नहीं कर पाते हैं, लेकिन सब बुक में सीक्वेंस से बहुत सिंपल लैंग्वेज जो है वो यूज किया है। तो अब सर जो है थोड़ा सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर बुक जो है सब स्टूडेंट तक पहुंचे, वो आपका दिया गया नॉलेज जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए। आप अगर कनेक्ट नहीं है तो थोड़ा पब्लिकेशन वाले जो हैं वो उसको सब तक पहुंचाएं, सब स्टूडेंट्स को जो है वो बुक पहुंचना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और आज इस प्लेटफॉर्म पे सर ने हमें पढ़ाया, हमारे पढ़ाए हुए कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कॉलेजेज में भी पढ़ा रहे हैं, एमएससी बीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने आज से किसी ने 4 साल पहले 5 साल पहले नेट क्वालिफाई किया है। अपने संस्थान को 8 ईयर कंप्लीट हो गए। 13 अप्रैल को 2016 से अपन ने स्टार्ट किया था, तो वो स्टूडेंट जो है कॉलेजेज में पढ़ा रहे हैं, उनके भी स्टूडेंट अपने पास जो है यहाँ जेम के बैच और नेट के बैच में पढ़ रहे हैं। तो शायद लगभग आज इस प्लेटफॉर्म पे 4 जनरेशन बैठी हुई है, और इसका जो मकसद है आज के प्रोग्राम को यही है कि गुरु और शिष्य का, देखिए शायद मैंने क्लास में भी बच्चों को कहा होगा कि इंसान और जानवर में सिर्फ एक ही फर्क होता है, एक ही रिश्ते का फर्क होता है। माँ बाप होते हैं वहां भी होते हैं, भाई बहन वहां भी होते हैं, जानवरों में भी सारे रिलेशन होते हैं, सिर्फ एक गुरु का रिश्ता नहीं है, गुरु का रिलेशन नहीं है, इसीलिए जानवर है। अगर उनमें भी गुरु का रिश्ता होता तो शायद नॉलेज अलग होता। तो हम लोगों के पास जो नॉलेज है पीढ़ी दर पीढ़ी तो चल रहा है, उसकी वजह है कि हम सबके गुरु हैं, गुरु से ही हमें। शायद एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि कई तो ऐसे अपने फिजिक्स में सिंबल हैं, जैसे तुम पार्टिकल फिजिक्स में जाइए, किसी अदर सब्जेक्ट में जाइए, कई तो ऐसे सिंबल हैं जिनके अगर अपने गुरु अपने को नाम नहीं बताए होते तो शायद उनके नाम नहीं पता चलते अपने को, सिर्फ लिख लेते उसको हम लोग। जैसे अपना काई होता है, जीटा होता है, नीटा होता है, कहीं लिखा नहीं होता है कि इसका नाम नीटा है, वो हमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन हमारे गुरुओं ने की है इसलिए हमें पता है। बुक में तो सिर्फ लिखा होगा नीटा, लेकिन बुक्स में नीटा लिखा होगा, उसका नाम नीटा, सिंबल कहां पे यूज किया है, ये हमें सबको हमारे गुरुओं से पता चला है। तो ये सब जो नॉलेज है वो हमारे गुरुओं से पता चला है, और ये आगे तक भी लगातार जाते रहना चाहिए। ठीक है, मैं सर के लिए कुछ लाइन जो है वो थोड़ी सी कहने की कोशिश करता हूं कि फिजिक्स का ज्ञान देकर आपने मुझ में उजाला डाला, फिजिक्स का ज्ञान देकर आपने मुझ में उजाला डाला, सिंह सर बना डाला। अतर सिंह से ए सिंह सर बना डाला, पारस से आप लोहे सा में।
पारस से आप लोहेसा में आशीष का हाथ रखकर आपने सोना बना डाला। और इसी को मैं थोड़ा सा आगे और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि 4 जनरेशन है, इसको रिलेट करना चाहूंगा आगे। अब एक कल होने से एक कल को सींच रहा हूं मैं। अब एक कल होने से एक कल को सींच रहा हूं मैं। जैसा कि हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, एक कल के होने से एक कल को सींच रहा हूं मैं। आपके चरणों की धूल से अब मैं भी पारस हो रहा हूं। उसके बाद जो मैनेजमेंट ने सर हैं जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, नॉलेज दे रहे हैं, और जो ये अरेंजमेंट सब मैनेजमेंट स्टाफ ने किया है, उस सब के हम बहुत आभारी हैं। मैं सिंपल कहूंगा, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैंने शायद सोचा होगा, डिस्कस किया होगा कि करना क्या है, और देखा होगा कैसा हो रहा है, लेकिन बाकी सब काम जो बैकएंड पे किया है उस सब के हम बहुत आभारी हैं। और अब मैं बात करना चाहूंगा आपके और हमारे प्यार प्रेम की। मैं कह नहीं पाता हूं, तुम्हारे और मेरे बीच में जो है वो क्लास में ही ठीक लगता है। 4 से 5 घंटे अपने बीच में कई बार हो जाता है, समझते हैं तुम, प्यार मोहब्बत में डंडे भी चल जाते हैं कभी कभी। अपनों से ही लड़ा जाता है, नहीं लड़ा जाता है। तो कुछ बातें हैं जो बतानी है, कुछ बातें हैं जो बतानी है, नहीं बता पाता हूं। बातें हैं जो बतानी है, नहीं बता पाता हूं। जतानी है ना रह पाता हूं। तो कुछ बातें कोशिश करता हूं कि तुमसे मैं शेयर कर पाऊं, तुम्हारे लिए और मेरे लिए है। शायद समराइज कर पाऊं, अदरवाइज नहीं कर पाऊं तो तुम समझ जाना, बाकी जैसे क्लास में समझते हैं। और डाउट आए तो फिर से पूछ लेना। जो मेरी फीलिंग है तुम सभी स्टूडेंट के लिए वो बताने की। शहर से दूर किसी गांव की तरह, शहर से दूर किसी गांव की तरह ये क्यूट क्यूट चेहरे। शहर से दूर किसी गांव की तरह ये क्यूट क्यूट चेहरे, किसी छांव की तरह, किसी छांव की तरह। आहा ये सपनों भरी टिमटमाते तारे, आहा ये सपनों भरी आके जैसे टिमटिमाते तारे, इन्हें बाहों में समेट लूं आज शाम की तरह। देखिए, एक और बात थोड़ी सी कहना चाहूंगा। हर पर्सन लाइफ में जब स्टार्टिंग करता है, कोई भी फील्ड की स्टार्टिंग करता है, उसकी 2 वजह होती है। लोग हाइपोथेटिकली तुम्हें सक्सेस होने के बाद कुछ भी बोले, लेकिन मैं मानता हूं प्रैक्टिकली 2 वजह होती है। एक होता है अपना इंटरेस्ट बाद में आता है, रिक्वायरमेंट पहले होती है। रिक्वायरमेंट पहले होती है, उसके बाद आता है अपना इंटरेस्ट, और थर्ड आती है जिम्मेदारी। शायद जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो शायद मुझे रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उसके बाद मेरा इंटरेस्ट, वो पैरामीटर आता है कि शायद इंटरेस्ट, लेकिन शायद आज तो, लेकिन आज जो मैटर करता है वो है जिम्मेदारी। इन सब बच्चों की जिम्मेदारी, इनके सपनों की जिम्मेदारी है या नहीं है? मानते हैं नहीं मानते हैं? जिम्मेदारी होती है ना, उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट जो है वो मैटर नहीं करती है। उसके बाद तुम्हें अपनी जो जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वही अपनी निभानी होगी, ठीक है। और अब एक बात की, इंसान का जो पर्पज होता है लाइफ का, मेरा पर्पज है कि मैं अभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम वो नॉलेज जो चलता आ रहा है, ठीक है, सर ने हमें दिया। जैसे सर जब हमें पढ़ाते थे तो हमें सर ने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाया था, मैंने शायद क्लास में बच्चों को बोला होगा। सर ने हमें फर्स्ट क्लास में ही बोला था, जिन बच्चों को अटेंडेंस के लिए आना है, ठीक है, तो ये रजिस्टर रखा है अटेंडेंस वाला, फिल कर लीजिए और चले जाइए मेरी क्लास से। ये फर्स्ट क्लास में हमें बोला था। जिनको बोले कि मार्क्स बनाना है तो सर ने कहा था कि मैं ट्यूटोरियल दे दूंगा,
ग्रेड भी बना लेना, पेपर बना दूंगा, लेकिन जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है वही क्लास अटेंड करे। तो इंटरेस्ट जो अब अपना क्रिएट होगा तो याद रखिएगा सक्सेस तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिकली मिलेगी। हम लोग जो है सिर्फ ये सोचते हैं कि एग्जाम में मार्क्स कैसे बनाए, मार्क्स कैसे बनाए, जबकि मैटर ये करता है कि किसी भी जो टॉपिक है उसको अगर एक बार जी लो तो फिर क्वेश्चन कहां बच जाता है। अगर उसको तुम डेप्थ में पढ़ लिए, जी लिए, तो क्वेश्चन कहां बच जाता है। इसलिए लाइफ का जो पर्पज जो है वो तुम्हें क्लियर करना होगा। मेरा मकसद यही है कि मैं इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहूं और पढ़ाते पढ़ाते ही चला जाऊं बस। उसी पे हाँ 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 सुनो, अरे दो बात पे किसी मेहनत के बाद किसी बच्चे ने बताया मुझे, तो मैं बताता हूं तुम्हें 2 लाइनें, ठीक है। सुनिएगा कि लाइफ का मकसद यही है, तो इसके लिए सुनिएगा कि बस डलना ही है तो ढल जाऊं, बस डलना ही है तो ढल जाऊं, पर ढल जाऊं आज शाम की तरह, बस ढल जाऊं आज शाम की तरह, सबके सपने पूरे हो आज सवेरे के आसमान की तरह। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हम लोग जो है, तुम सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैंने कहा था कि बताना नहीं आता है मुझे, बट इतना ही मैं शायद बता पाया। अब मैं चाहूंगा कि सर जो है काफी टाइम से है यहाँ पे, तो सर अभी खाना ग्रहण करेंगे और हम अपना प्रोग्राम जो है कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हो चुकी है, ठीक है, दिख तो रहा ही होगा ना। तो अभी मैं चाहूंगा जो जेम के छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी कोई एक छोटी सी परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो आ जाइए स्टेज पे।